नमस्कार। मैं आज बात करने वाली हूँ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक कंपैरेटिवली नया ट्रीटमेंट है और आईवीएफ में थोड़े बहुत पेशेंट्स में ये हम यूज़ कर सकते हैं। और अगले 10 मिनट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और किस तरह के पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राणा, भाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट मुंबई में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मतलब पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट जैसे आप जानते हो कि वो श्वेत खून होते हैं और जब भी अपना हाथ वगैरह कट होता है तो वो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है और टिश्यू हीलिंग जो उसको सुखाने के लिए भी हेल्प करते हैं। और जो ये पीआरपी ट्रीटमेंट है अभी बहुत सालों से बहुत सारे मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। प्रिडोमिनेंटली हम ये डर्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक मेडिसिन पे यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये हेयर ग्रोथ के लिए और कोलेजन फेस का कोलेजन ग्रोथ के लिए सब हम ये ट्रीटमेंट पहले से इस्तेमाल करते थे। तो ये हम अभी आईवीएफ में भी यूज़ करते हैं। तो ये हम पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि ये कैसे प्रिपेयर करता है। तो इसमें कोई रिएक्शन वगैरह की कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये ऑटोलॉगस है, पेशेंट के खुद के ब्लड से हम इसको प्रिपेयर करते, तो पेशेंट को कोई रिएक्शन की सवाल नहीं होती है। और इसमें एक ओपीडी प्रोसीजर है। पेशेंट के ब्लड मतलब पेशेंट को एक 20 से 30 ml उनकी खून निकालते हैं या ब्लड ले लेते हैं और उसको हम लैब में उसमें जो लाल आरबीसीज है और डब्ल्यूबीसीज है वो सबको हम सेपरेट करते हैं और काली प्लेटलेट्स या श्वेत खून को आइसोलेट करते हैं। वो लैब में अलग प्रोसीजर रहता है, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करके उसमें जो प्लाज्मा में सिर्फ प्लेटलेट्स होते हैं और उसको हम एक्टिवेट भी करते हैं। तो इसको एक्टिवेटेड पीआरपी कहते हैं। तो ये ब्लड निकालने के बाद एक 30 to 40 मिनट्स में ये पीआरपी बनता है और ये हमें 0.5 ml में मिलता है। 0.5 to 1 ml तक हम पीआरपी बना सकते हैं 20 to 30 ml से। और ये ये हमें कमर्शियली भी अवेलेबल है पीआरपी, बट वो मतलब किट मिलता है पीआरपी बनाने के लिए, तो वो किट भी हम यूज़ कर सकते हैं या लैब में अपना प्रोटोकॉल से हम पीआरपी बना सकते हैं। तो इसको ये प्लाज्मा में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अराउंड 40,000 से ज़्यादा होते हैं। तो 0.5 ml में कम से कम 50,000 प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये बॉडी में जाके ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं। बॉडी की कोई भी टिश्यू में उनको ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं और वो टिश्यू का ग्रोथ के लिए वो काम आते हैं। तो यही प्रिंसिपल हम आईवीएफ की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो ये आईवीएफ में 2 टाइप ऑफ पेशेंट्स में हम अभी यूज़ करते। एक पुअर एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी का गादी जो है वो पतला होता है, वैसे पेशेंट में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चेदानी का गादी या एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए क्रूशियल है। तो उसमें इम्प्लांटेशन के लिए कम से कम 7 से 8 मिलीमीटर तक गादी बनना चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। अगर गादी 7 मिलीमीटर से कम है तो इम्प्लांटेशन की शक्यता बहुत कम है। तो हम ये गादी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन थेरेपी, सिल्डेनाफिल सिट्रेट ऐसे और आर्जिनिन ग्रैन्यूल्स, ये सब हम गादी बढ़ाने के लिए देते हैं। तो कोई पेशेंट ऐसा हो कि ये सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी उनका गादी 7 मिलीमीटर से ऊपर नहीं बढ़ते हैं या 7 मिलीमीटर से कम बनते, तो ऐसे पेशेंट में हम ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेशेंट को हम नॉर्मली ट्रांसफ़र के लिए हम 2-3 दिन पहले, जैसे एम्ब्रियो का स्टेज के हिसाब से हम ट्रांसफ़र के पहले उनको प्रोजेस्टेरॉन की
कैप्सूल या जेल या जो भी स्टार्ट करते उसके एक 4-5 दिन पहले हम ये पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं, या हम उनको ईस्ट्रोजन प्रिपरेशन देते हैं, उनको 10 to 12 डेज़ या 14 डेज़ तक ईस्ट्रोजन देते हैं हायर डोज में। उसके बावजूद भी उसका एंडोमेट्रियम 7 मिलीमीटर से कम है, तो ऐसे पेशेंट में हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उनको उनके लिए एक स्पेशल कंसेंट भी लेना पड़ता है कि वो ये ट्रीटमेंट के लिए तैयार है और उनकी गादी वीक है, तो वैसे पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। वो हम 2 या 3 सेटिंग कम से कम कर सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक सॉरी सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उनकी ब्लड ही लेते हैं, तो हमें इसकी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये हम जैसे मैंने बताया कि 0.5 ml पीआरपी आइसोलेट करके एक आईयूआई कैथीटर या ट्रांसफर कैथीटर उसके सहायता से हम यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं, तो वो यूट्रस की गादी को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो एक पीआरपी करके 48 आवर्स के बाद हम वापस से यूट्रस की गादी चेक करते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अगर लाइनिंग इम्प्रूव नहीं हो गया तो हम और 2 सेटिंग भी कर सकते हैं। तो हमने ये देखा गया है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, इसके बारे में बहुत सारा डेटा नहीं है और इसकी ऐसा प्रूवन नहीं है कि इसमें मतलब डेटा के थ्रू प्रूवन नहीं है कि इसमें फ़ायदा हो सकता है। पेशेंट को ये भी जानना ज़रूरी है। बट हमने बहुत 2-3 साल से हम पीआरपी ट्रीटमेंट कर रहे हैं पुअर एंडोमेट्रियम पेशेंट्स के लिए, और हमें बहुत इफ़ेक्टिवनेस मिल गया है। मतलब बहुत सारे पेशेंट को लाइनिंग बढ़ गया है और उनको टर्म तक बच्चा भी हो गया है। तो इम्प्लांटेशन इम्प्रूव हो सकता है, बच्चे को मिसकैरेज से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब गादी कमज़ोर रहता है तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो भी आगे करके मिसकैरेज की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो हमने ऐसा देखा गया कि जिनको 2 या 1 पीआरपी किया है उनका एंडोमेट्रियम पुअर है, तो उनको एंडोमेट्रियम भी इम्प्रूव हो गया है कि उनको टर्म तक बच्चे कैरी करने के लिए भी मतलब चांसेस मिले हैं। तो ये ट्रीटमेंट हम कोई भी पेशेंट ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो पेशेंट की खुद की ब्लड से है, तो उनको कोई रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। फिर दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो ये ट्रीटमेंट काम में आता है वो ओवेरियन रिजुवेनेशन के लिए है। तो हमको पता है कि जो कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जिनके अंडे बराबर से बनते नहीं हैं, उनको रिजर्व जो अंडे का जो नंबर्स है वो बहुत कम है उम्र के हिसाब से। मतलब उम्र कम रहेगा तो भी उनके अंडे का रिजर्व जो है वो बहुत कम रहेगा, एग रिजर्व, तो उसको पुअर रिजर्व बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में खुद के एक बड़ी मुश्किल से बनते हैं। और दूसरी पेशेंट है जो कम उम्र में उनको मेनोपॉज जैसा उनका हार्मोन्स पहुंचता है, उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ओवरी उनका काम करना पहले से बंद करते हैं। नॉर्मली मेनोपॉज एक 50 के आसपास 45 के आसपास होता है, तो ऐसे पेशेंट में 25 में भी हो सकता है, 30 में भी ओवरी काम करना बंद करता है और उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। तो उनका उम्र कम रहता है बट उनके अंडे बनते नहीं होंगे। और तीसरा है कि मेनोपॉज हो गया है पेशेंट को, तो उनका भी अंडा नहीं बनता है, तो उनको भी इच्छा होती है कि अगर बच्चे नहीं है तो मतलब अपने एक से बच्चा होने की चांस है कि नहीं। तो ये ऐसे पेशेंट्स में पहला ऑप्शन तो है कि एक डोनेशन है, मतलब हम स्त्रीबीज बाहर से लेके फिर हम आईवीएफ कर सकते हैं, उसमें भी सक्सेस अच्छा है। बट कोई पेशेंट ऐसा रहेगा कि वो स्त्रीबीज बाहर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ऐसे पेशेंट में हम ये ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑफर कर सकते हैं कि ओवेरियन रिजुवेनेशन के लिए पीआरपी इंजेक्शन। तो इसमें हम ऐसे ही पीआरपी को आइसोलेट करते हैं और एक ट्रांसवेजानल अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल, मतलब वजाना सोनोग्राफी के थ्रू एक नीडल डालते हैं, जैसे हम ओवन पिकअप करते हैं, तो उसके अंदर ओवरी के स्ट्रोमा के अंदर हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर में थोड़ा सा सेडेशन और माइल्ड एनेस्थीसिया देना है ताकि हम वो इंजेक्ट कर पाएंगे। और इसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद की मटेरियल है तो उसमें बॉडी रिएक्ट नहीं करते। तो ये प्लेटलेट में ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स है जैसे और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है जो ग्रोथ फैक्टर से वो ओवेरियन टिश्यू को रीजनरेट करते हैं। तो बहुत सारे सेंटर्स में ये किए हैं और थोड़े फार पेशेंट को इसमें फ़ायदा भी हुआ है कि उसके बाद में उनको 3-4 महीना रुकना पड़ेगा और फिर उनको टेस्ट करना पड़ेगा कि उनका AMH रिपोर्ट इम्प्रूव हो गया, उनके अंडे बनने लग गए कि नहीं, या फिर खुद के अंडे से वो IVF कर सकते हैं।
तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है। हमने भी बहुत पेशेंट्स को यूट्राइन लाइनिंग के लिए पीआरपी किए हैं और उनको भी अच्छा रिजल्ट आए हैं। तो ये विषय में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मिस कॉल करके बाद में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के लिए अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद।